हम अपने विषयों की किताबों को जब खोलते हैं, चाहे वो राजनीति हो, भूगोल हो या इतिहास हो, तो हम मुख्य रूप से एग्ज़ाम पास करने के लिए सवालों के जवाब पर फोकस करते हैं। जो जवाब होते हैं उसके अंदर बहुत सारी उस विषय से संबंधित शब्दावलियाँ होती हैं। जैसे राजनीति की हम बात करें तो गणराज्य, लोकतांत्रिक, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते चलते हैं। वैसे इतिहास में भी बहुत सारे शब्द होते हैं। हमारा पूरा फोकस जो है आंसर मेकिंग पर होता है, और वो जो शब्दावलियाँ होती है, जो हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये सही नहीं है। इसको हम नज़रअंदाज करके उस विषय के साथ एक प्रकार से अन्याय करते हैं। हम उस टॉपिक को सही तरीके से नहीं समझते। हम बस एक काम चलाऊ आंसर तैयार करते हैं जिसको हम एग्ज़ाम में ले जा करके लिख सकें। अगर हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे और ये क्लियर 100% हमें समझ आए, तो उन सारे शब्दावलियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ऐसे क्लास लेते जाऊँगा तो उस क्लास से संबंधित जो शब्दावलियाँ होंगी उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें जो है उस क्लास से संबंधित अगर कोई शब्दावली आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को देख करके उन शब्दावलियों को समझ सकते हैं। मेरा कहना तो ये है कि आप पहले ये वाले वीडियो को देखिए जिसमें शब्दावलियों का वर्णन किया गया है, उसके बाद आप क्लास वाले वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, जब मैं क्लास लेते समय बहुत सारे उस विषय से संबंधित टर्मिनोलॉजी का यूज़ करूँगा, शब्दावलियों का यूज़ करूँगा, तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी मैं टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, किसी विषय से संबंधित शब्दों को जब मैं बताऊंगा, ऐसे शब्द जो एक बार में हमारे समझ में ना आते हैं या इसको पहले हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, तो उसको बिल्कुल ऐसा पॉइंट डाल करके एक दो ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या है, भूलने वाली स्थिति आ जाती है। जैसे आज मैंने 7 शब्दों के बारे में वर्णन कर दिया कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है, समाजवाद का मतलब। अगर मैं 5, 7, 8, 10 का वर्णन कर दिया तो निश्चित रूप से आप जो है कुछ एक को जो है भूल जाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक बनाएं और उस टॉपिक के अंदर हम जो है सारे शब्दावलियों का वर्णन कर दें, ताकि वो टॉपिक जब हमें याद आए तो उसके अंदर की सारी जो बातें हैं वो हमें एक साथ ध्यान में आ जाए। तो अभी जो हमने हिस्ट्री का क्लास लिया है ना, जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर एक टॉपिक मैंने बनाया है, इतिहास को जानने के स्रोत। ये जो हमारा टॉपिक है, इतिहास को जानने के स्रोत, इसके अंदर हमें लगभग बहुत सारे ऐतिहासिक शब्दावली जो चैप्टर में इस्तेमाल होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से वो चैप्टर जो है समझ में आने लगे। तो यहाँ पर जो है आप इतिहास को जानने के स्रोत, इसके अंदर जो भी मैं टॉपिक बताऊँगा उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं इतिहास को जानने के। वैसे तो काफ़ी स्रोत हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ पर इतिहास को जानने वाले 2 स्रोतों के बारे में बात करेंगे। पहला स्रोत हमारे पूर्वज, जो हमारे आदि मानव वगैरह जो भी रहे हैं, उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष। उनके द्वारा जो अवशेष छोड़े गए उनका कार्बन डेटिंग करा करके, या फिर उनके बनावट, वो जो वस्तु है उस वस्तु की बनावट को देख करके हम उस समय का थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की स्थिति ऐसी कुछ रही होगी। लेकिन उस काल के बारे में वास्तविक और सही जानकारी तो हमें दूसरे स्रोत से मिलती है, जो कि है हमारा लिखित स्रोत, लिखित साक्ष्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर पानीपत का युद्ध हुआ तो हमने वहाँ पर खुदाई की तो बहुत सारी हमें वस्तुएं हो सकता है वहाँ पर मिली, या तो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता की हमने खुदाई की तो हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली, लेकिन फिर भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर केवल अवशेष मिला है। अगर हमें वहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला होता, जैसे हम महाभारत के बारे में बात करते हैं, रामायण के बारे में बात करते हैं, वो बहुत प्राचीन समय है, लेकिन वो लिखित साक्ष्य हमें उस समय का प्राप्त है। इस कारण हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही विस्तार से उसके बारे में जानते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं है,
केवल हमें कुछ मुहरें मिली हुई है, उसमें मुश्किल से कुछ शब्द 5-7 शब्द लिखे होंगे। इसके अलावा कोई यहाँ पर जो है अवशेष में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अवशेष की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, ईंट तो बहुत मिले हैं, इसके अलावा सभ्यता की वस्तुएं भी बहुत मिली है, लेकिन वो कुछ खास जानकारी देते नहीं है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से तो हम काल पता कर लेंगे कि वो कितने पुराने हैं, और उस वस्तु की बनावट को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो किस यूज में आता रहा होगा। वास्तविक जानकारी हमें मिलती है लिखित साक्ष्य से, और ये लिखित साक्ष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते थे। एक होता था हमारा पहला पांडुलिपि। जो हमारे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश था या पांडव वंश था, या महाभारत के जो पांडव वंश थे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पांडुलिपि को इंग्लिश में हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट और पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखी हुई किताब। आजकल जैसे हम देखते हैं, आजकल की जो हमारी किताबें हैं वो प्रिंटेड होती है, उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं था, है ना। ये तो यूरोप की देन है प्रिंटिंग मशीन जो है। तो उस समय ये जो हमारे पुराने स्कॉलर्स लोग होते थे, पुराने जो विद्वान होते थे, वो हाथ से लिखते थे किताबों को, और हाथ से लिखी हुई जो ग्रंथ है, हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं वो पांडुलिपि कहलाती थी। तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कोरा पेपर हमारे पास है, पूरा बुक है, उसको खोल करके हमने लिखना चालू कर दिया, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये हजारों साल पहले की बातें हैं। और पेपर की खोज तो ये लगभग 202 ईसा पूर्व में चाइना में हान राजवंश के समय हुआ था, और चीन वालों ने बहुत लंबे समय तक इस कागज बनाने की जो विद्या है इसको गुप्त भी रखा था, ताकि वो जो है कागज बेच करके पैसा कमा सके। कागज बहुत महंगा आता था, लगभग सोने के वजह में कागज मिलता था उस समय में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो हमारे विद्वान लोग हैं कागज के अभाव में ग्रंथ लिखना छोड़ देंगे। जब किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो उस समय हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जब गैस सिलेंडर का आविष्कार नहीं था तो हम चूल्हे पर, लकड़ी पर निर्भर थे। तो ये भी जो है पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन जैसे पेड़ वृक्षों से जो प्राप्त होता था छाल वगैरह, पत्र वगैरह, जो भी, इस पर ये जो है अपना काम चलाते थे, इससे लिखते थे। लेकिन स्थान के साथ जलवायु बदलती है, और जलवायु के साथ पर्यावरण और हमारे जो वनस्पतियां हैं ये भी बदलती है। जैसे हम देखते हैं हिमालयी क्षेत्रों में भी हमारे ऋषि मुनि होते थे, और साथ में दक्षिण भारत में भी ऋषि मुनि होते थे। अब वहाँ पर जो वृक्ष है वो यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ का जो वृक्ष है वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर वहाँ भोज नामक पत्र मिलता था। भोज नाम का एक पेड़ मिलता था, और वो जो भोज नाम का पेड़ है उसकी जो छाल होती थी वो बिल्कुल पेपर की तरह बारीक होती थी और साफ सुथरी होती थी। तो वहाँ के जो लेखक हैं, वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, वो अपने ग्रंथों को भोजपत्र में लिखते थे। तो ये है पांडुलिपि में पहला यूज किया जाता था भोजपत्र का, जो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता था लिखने पढ़ने के लिए, किताब बनाने के लिए। और वही अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये गर्म आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो अलग है, तो यहाँ तो भोजपत्र मिलेगा नहीं। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ के लेखक पहले जाएंगे कहाँ पर, हिमालय में, फिर भोजपत्र लेकर के आएंगे। तो यहाँ इनको कोई ऐसा ऑप्शन चुनना था कि भाई इसकी जगह कोई हम दूसरी चीज यूज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर यूज किया जाता था ताड़पत्र का। दक्षिण भारत में ताड़ एक लंबा बड़ा वृक्ष होता है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ताड़ वृक्ष इस क्षेत्र में, और इसके जो पत्ते होते हैं उसको पेपर, एज ए पेपर ये लोग जो है यूज करते थे। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई किताबें, हाथ से लिखे हुए जो साहित्य हैं इसको हम पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये हाथ से लिखे हुए साहित्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के पत्रों पर लिखे जाते थे, एक भोजपत्र और एक ताड़पत्र। भोजपत्र का मतलब भोज का पत्ता नहीं, बल्कि भोज का जो छाल है उससे इसका मतलब है। और यहाँ पर ताड़पत्र बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में वो ताड़ का पत्र ही है, उसका पत्ता ही है। तो ये वृक्ष की छाल है, ये वृक्ष का जो है पत्ता है। भोज देखिए आप, संस्कृत शब्द है भोज, जो है भुज से बना हुआ है, ये एक संस्कृत शब्द है। तो ज्यादातर जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, साहित्य हैं प्राचीन, वो भोजपत्र पर लिखे गए हैं। और केवल संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है, इसके अलावा तेलुगु,
तमिल, कन्नड़, उड़िया, ये सभी हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। और ज़्यादातर दक्षिण भारत की जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं वो ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। ओके, हम अगला जो है लिखित साक्ष्य के रूप में जो हमें मिला है अगला वो है अभिलेख। खुदाई में हमें या तो फिर प्राचीन मंदिरों में हमें केवल पांडुलिपियां ही नहीं मिली है, अभिलेख भी मिला है। हम इसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस, तो ये जो अभिलेख है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रशासन को या किसी राजा को, जनता को कोई सूचना देनी है तो वो ताड़पत्र या भोजपत्र में नहीं देगा। अगर कोई किसी दूसरे राजा को लेटर लिखना है या तो फिर कोई लेखक है उस समय का, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, उसको अपने ज्ञान की बातों को संजो करके रखना है, तो बहुत आसानी से कुछ लिखा जाए ऐसी खोज करेगा, वो पांडुलिपि इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर राजा को जनता के लिए कुछ लिखना है तो वो लिखने में बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ का होगा और वो ये चाहेगा कि किसी अच्छे मजबूत जो है पेज पर ये लिखा जाए ताकि कोई उसको टच करे, या तो वो किसी भी माध्यम से या बारिश में या धूप में वो जो है जल्दी खराब ना हो, तो ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों के लिए जनमानस पर जो सूचनाएं पहुंचानी है उसके लिए अभिलेखों का इस्तेमाल होता था। इसमें भाषा का भी अलग उपयोग होता था, जैसे यहाँ पर साहित्यिक भाषा जो हमारी पुरानी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है इसमें। जबकि अभिलेखों में उन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था जो सब पढ़ सके, जैसे पाली भाषा हो गया, प्राकृत भाषा, जो सामान्य बोलचाल की उस समय भाषा थी, सभी जनता इसी का उपयोग करते थे। तो ऐसी भाषाओं में अभिलेख जो है ज़्यादा मिले हैं हमको। अभिलेख मुख्य रूप से दो प्रकार के प्राप्त हुए हैं। कुछ अभिलेख मेटलिक धातु के पत्र पर लिखे गए हैं, जैसे ताम्रपत्र पर, ताम्रपत्र। यहाँ पर मैंने धातु तो बोल दिया है लेकिन विशेष रूप से मैंने ताम्रपत्र लिखा है। तो ताम्रपत्र मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तांबा जो है बहुत प्राचीनतम विश्व की पहली ज्ञात धातु है। लगभग 9000 साल पहले हमने तांबे की खोज कर ली थी। लोहे की खोज तो अभी हुई है लगभग 1000 ईसा पूर्व, क्या 1000 ईसा पूर्व पहले जो है लोहे की खोज हुई है। उससे भी पहले जो है तांबे की खोज हो चुकी है 9000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र विश्व की पहली ज्ञात धातु, इसके ऊपर हमने शब्दों को उकेर करके एक पूरा सूचना तैयार करते थे और उसको जहाँ पर भी फिट करना है, चौराहे में या किसी मंदिर के सामने सामान्य जनमानस के पढ़ने के लिए, उसको यहाँ पर लगा दिया जाता था। ठीक है, दूसरा है अभिलेख। हम कभी कभी हमारे जो अभिलेख निर्माण करने वाले हैं पुराने, वो शिलालेख का भी इस्तेमाल करते थे। शिलालेख, एक प्लेन पत्थर दिया जाता था और उस प्लेन पत्थर के ऊपर खुदाई करके जो है उसको जनता के सामने पढ़ने के लिए रख दिया जाता था। तो ये अभिलेख मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, ताम्रपत्र और शिलालेख। ठीक, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई किताब होती है, अभिलेख जो किसी धातु या पत्थर की सरफेस पर खुदाई करके उकेर करके एक सूचना तैयार की जाती है, अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं, भोजपत्र, ताम्रपत्र। भोजपत्र छाल होता है वृक्ष का, ताम्रपत्र पत्ता है, ताड़ का एक पत्ता होता है ताड़पत्र। वही अभिलेख में ताम्रपत्र और शिलालेख ये सभी जो है लिखित साक्ष्य के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा अवशेष, लेकिन लिखित साक्ष्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इतिहास को जानने के लिए। ये है हमारे इतिहास को जानने के स्रोत।